एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल इन द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ योर वीकली एडिटोरियल्स। ठीक है, इससे पहले के लेक्चर्स में हमने हमारे दिसंबर के और हमारे जनवरी के फर्स्ट वीक के एंड सेकंड वीक के एडिटोरियल्स जो हैं वो कवर अप कर लिए थे। आप में से जिन बच्चों ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं उनके एडिटोरियल्स फिर रह जाएंगे, है ना। हमने दिसंबर से कवरिंग शुरू की है। बाकी आपके जो उससे पहले के करंट अफेयर्स हैं, आपके अगस्त के, सितंबर के, अक्टूबर के, नवंबर के, वो आप या तो अपने एंड से खुद से विजन की मैगजीन से कवर अप करिए, ठीक है। नहीं तो फिर जो आपके पेपर 1 के करंट अफेयर्स हैं, अगर आपने उनको भी अच्छे से तब का रेडी कर रखा है तो उससे भी आपकी पेपर 2 में काफ़ी हेल्प हो जाएगी। बाकी दिसंबर से लेके आपका जून के महीने का तो रहने देंगे हम लोग, क्योंकि एक महीने पहले का तो आप पेपर 2 के करंट अफेयर का तो खैर छोड़ो ही, है ना। तो मई तक जो भी इश्यूज रहेंगे या फिर आपका हाफ ऑफ जून तक, 15 ऑफ जून तक भी जो मैटर्स रहेंगे उन्हें हम देख लेंगे, ठीक है। इतना हम इन वीडियोस के थ्रू पूरा कवर अप कर लेंगे। जिन बच्चों ने वीडियोस नहीं देखी हैं पहले वाली, उन्हें जाकर देख लो, कंप्लीट देम, ताकि आपको पूरा स्टार्टिंग से समझ में आने लगे और आपका कोई टॉपिक छूटे भी ना, ठीक है। तो आज का आपका जो फर्स्ट टॉपिक है दैट इज रिलेटेड टू CBDC। CBDC इज व्हाट? इट इज़ द सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, ठीक है। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी बेसिकली आपका डिजिटल रुपया की बात हो रही है यहाँ पे, है ना। अब डिजिटल रुपए की जब हम बात करते हैं तो क्या हमारे पास में और कोई डिजिटल करेंसीज एग्जिस्ट नहीं कर रही हैं? बहुत सारी क्रिप्टो करेंसीज आपके पास में ऑलरेडी मार्केट में है ना। बहुत सारी क्रिप्टो करेंसीज आपकी ऑलरेडी जो हैं, ये बिटकॉइन आपकी हो गई, इथरम आपकी हो गई, है ना, ये आपकी ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही हैं, ठीक है। बट इनके रिगार्डिंग सर्टन कंसर्न्स आर देयर, है ना। इनके रिगार्डिंग सर्टन कंसर्न्स आर देयर, जिसकी वजह से RBI ने, है ना, और भी मतलब काफ़ी ऐसे इंस्टीट्यूशंस रहे हैं ग्लोबल लेवल पर जिन्होंने आपकी जो क्रिप्टो करेंसीज हैं उन्हें आउटराइटली बैन करने की डिमांड की है। बट जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट्स हैं हमारी, चाहे वो इंडिया की गवर्नमेंट हो या फिर वो दूसरी कंट्रीज़ की हो, उन्होंने क्रिप्टो करेंसीज को बैन करने की जगह प्रॉपरली रेगुलेट करने का प्रपोजल रखा है, ठीक है। दिस इज ऑल वी नो अबाउट क्रिप्टो करेंसीज। अगर हम ब्रीफली देखें तो, मोटा मोटा यहाँ पे जाने तो, है ना। तो अब इस पर्टिकुलर आर्टिकल में जो आपके एडिटर हैं वो कह रहे हैं कि क्रिप्टो करेंसी की जगह पर अगर हम CBDC को, है ना, RBI की, ठीक है, RBI ने रिसेंटली एक प्रपोजल रखा है जिसमें कि CBDC का यूज़ किया जाएगा ब्रिक्स कंट्रीज़ के विद इन पेमेंट सेटल करने के लिए, है ना। ब्रिक्स कंट्रीज़ के बीच में जो भी पेमेंट्स होंगी ट्रेड से रिलेटेड, उनका सेटल विल बी थ्रू योर CBDC। ये RBI का प्रपोजल है एंड इसमें RBI ने जो है बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स इस प्रपोजल के फेवर में डाले हैं, ठीक है। लेकिन देयर आर सर्टन कंसर्न्स जो कि थोड़े से अगेंस्ट में भी है। अगेंस्ट वाले पॉइंट्स को इस एक आर्टिकल में एज सच कवर अप नहीं किया गया और इसमें अगेंस्ट में एज सच कुछ पॉइंट्स बनेंगे भी नहीं, बारिंग फ्यू जिन्हें हम लास्ट में इसी आर्टिकल्स में देख लेंगे। मोस्टली हम इस एक प्रपोजल की यूटिलिटी को इसके थ्रू देखते हैं एक एक करके, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट इन्होंने कहा है, आर अ सेंसिबल बट दैट वन कुड पोज सम रिस्क, कुछ रिस्क एसोसिएटेड है। अकॉर्डिंग टू न्यूज रिपोर्ट द RBI has recommended to the center that a proposal connecting the CBDCs of the, है ना, डिफरेंट कंट्रीज का जो भी डिजिटल रुपया एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब इंडिया का डिजिटल रुपया, बाकी कंट्रीज की जो भी डिजिटल करेंसी है, ब्रिक्स कंट्रीज बी मेड अ पार्ट ऑफ एजेंडा फॉर द 2026 ब्रिक्स समिट इन इंडिया। 2026 में इंडिया में होने वाला है। 2025 में ये कहाँ हुआ था ये मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना, और पेपर में आपसे पूछा भी जा सकता है। दिस इज अ natural progression of India's push for its presidency of the G20 in 2020 for international cooperation and standardization of cryptocurrencies। इंडिया ने G20 में कहीं ना कहीं इस चीज़ के रिगार्डिंग एक पुश दिखाया था कि जो क्रिप्टो करेंसीज हैं या फिर जो डिजिटल करेंसीज हैं वो स्टैंडर्डाइज होनी चाहिए, वो प्रॉपर्ली रेगुलेटेड होनी चाहिए, उनके लिए प्रॉपर पॉलिसी शुड बी देयर, है ना। डेडिकेटेड आपका पॉलिसी फ्रेमवर्क, प्रॉपर इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए। बट RBI has historically been extremely conservative about cryptocurrencies। क्लियर कट बैन मांगा था इन्होंने, रिपीटेडली कॉलिंग फॉर अ बैन एंड प्रोग्रेसिव अबाउट CBDCs, arguing that they have, अब इन्होंने यहाँ पर arguing that they have multiple uses, its stance seems largely correct, it recognizes the evident risk। अब देखो इन्होंने यहाँ पे क्रिप्टो करेंसीज, हालांकि क्रिप्टो करेंसीज और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और डार्क वेब को मैंने स्टैटिक पोर्शन में आपका जो युद्ध अभ्यास बैच है वहाँ पे पढ़ाया है ना, लेकिन फिर भी
आप लोगों के लिए जानना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने एंड से प्रिपेयर कर लें अगर आप नहीं कर रहे हैं तो। जो आपका स्टैंड है क्रिप्टो करेंसीज के अगेंस्ट वो ये कहता है कि देयर इज अ वेरी हाई रिस्क सिंस दीज करेंसीज आर वॉलेटाइल as an asset to invest in, but sees the advantages of the blockchain as the backbone of payment infrastructure. Cryptocurrency भी आपकी blockchain पर ही रन करती है. While a ban on private cryptocurrency seems extreme, वो extreme हो जाएगा. Their widespread adoption does expose the public to extreme volatility, fraud potential and an erosion of wealth. ये 2 से 3 पॉइंट्स इन्होंने यहाँ पे क्रिप्टो करेंसीज के अगेंस्ट बताए हैं कि एक पहला तो फ्रॉड है, दूसरा जो आपका ब्लैक मार्केट का जो मनी होता है, जो करप्शन का मनी होता है, वो यहाँ पे इजीली इन्वेस्ट हो जाता है. थर्ड थिंग वुड बी कि ये एक्सट्रीमली वॉलेटाइल है, इनके प्राइसेस जो है वो अप एंड डाउन होते रहते हैं, ये इन्वेस्टमेंट टूल की तरह काम करता है ना. और फिर इससे इरोजन ऑफ वेल्थ, सिंस जो लोग इन्वेस्ट करके पैसा हार जाते हैं उनके लिए इरोजन ऑफ वेल्थ एंड एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ जैसे इश्यूज लाता है. प्लस इनको ऑपरेट करने के लिए हाई लेवल ऑफ डिजिटल लिटरेसी चाहिए, हाई लेवल ऑफ डिजिटल या फिर फाइनेंशियल लिटरेसी चाहिए. ठीक है, तो ये कुछ ऐसी चीज़ें थी. अब आरबीआई ने क्या किया है, सीबीडीसीज हैव एन एडवांटेज ऑफ सोवरेन गारंटी. सीबीडीसीज को यूज़ करने का क्या फ़ायदा है ओवर योर क्रिप्टोज. फर्स्ट थिंग वुड बी, हालांकि यहाँ पे बात मेनली ब्रिक्स नेशंस के विदन की गई है. फर्स्ट वुड बी कि ये सोवरेन है, मतलब सोवरेन बैकिंग इनके पास है, ये गवर्नमेंट को बिलोंग करती हैं. ठीक है, दूसरा आर ऑल्सो नॉट इंटरेस्ट बियरिंग, इन्वेस्टमेंट ऑप्शन नहीं है ये, कोई इंटरेस्ट बियरिंग इन्वेस्टमेंट ऑप्शन नहीं है क्रिप्टो की तरह जो कि ये वॉलेटाइल होगा. ये आपका जो मनी आपके वॉलेट में रहता है वही आपका सीबीडीसी के फॉर्म में रहेंगे. ये सेफ हैं बहुत ज़्यादा, बट विल ऑल्सो नॉट अट्रैक्ट पीपल लुकिंग टू मेक रिटर्न्स. लोग अट्रैक्ट तो नहीं होंगे ज़्यादा क्योंकि रिटर्न्स नहीं है, इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं है, बट दे आर वेरी सेफ क्योंकि सोवरेन बैक्ड है. दैट सेड, इंडिया इन पर्टिकुलर हैज़ लिटिल फॉर अ डोमेस्टिक सीबीडीसी. इंडिया में डोमेस्टिक सीबीडीसी के लिए यूजेज का जो स्पेस है वो काफ़ी कम है. क्यों? क्योंकि हमारे पास मार्केट में ऑलरेडी आपका यूपीआई बहुत ज़्यादा चल रखा है. इंडिया में 40% ऑफ द ट्रांजेक्शन्स बाय वैल्यू एंड 95% ऑफ द ट्रांजेक्शन्स बाय वॉल्यूम यूपीआई के थ्रू ऑलरेडी हो रहे हैं. तो ऑलरेडी डिजिटल पेमेंट्स आर देयर, तो लोग डिजिटल रुपी में इन्वेस्ट करके कन्वर्ट करके रखने का कुछ अलग से उनको फ़ायदा नहीं हो रहा है. तो आरबीआई का प्रपोजल ये है कि इंडियन मार्केट इज़ टू स्मॉल फॉर दिस, तो क्यों ना इंटरनेशनल मार्केट में पेमेंट सेटलमेंट के लिए इसको यूज़ किया जाए. ठीक है, ये आरबीआई का प्रपोजल है. As digital payments go, the UPI infrastructure has proven to be excellent. ठीक है, this is why RBI attempts to use CBDCs for international payments. इन्होंने कहा है कि क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स जो होती हैं significant channel for black and laundered money. Any attempts to bring further transparency to such flows are welcome. तो CBDCs में अगर आपकी पेमेंट होंगी इस एक पर्टिकुलर फॉर्म में, तो जो ब्लैक मनी है ना, क्रॉस द बॉर्डर्स जो आपका ब्लैक मनी होता है मनी लॉन्ड्रिंग के फॉर्म में, ठीक है, ड्रग स्मगलिंग के फॉर्म में या फिर कुछ भी, वो कर्टेल हो जाएगा. क्योंकि पहले तो लोगों को जो उनका एग्जिस्टिंग रुपया है उसको सीबीडीसी में कन्वर्ट करवाना पड़ेगा. तो अल्टीमेटली आपका पैसा जो है वो बैंकिंग सिस्टम में जाएगा. तो ब्लैक मनी का जो ट्रांजैक्शन होता है ना, वो रुक जाएगा अगर सीबीडीसीज को कंपलसरी कर दिया तो ट्रांजैक्शंस के लिए. ब्लॉकचेन जो है वो एक्सीलेंट इंस्ट्रूमेंट है. क्यों? क्योंकि इसमें जो चीज़ें हैं वो डिसेंट्रलाइज्ड वे में आपकी कंट्रोल होती हैं. प्लस एक बार अगर कोई इन्फॉर्मेशन ब्लॉकचेन के थ्रू ब्लॉक में पढ़ के एंटर हो गई तो उसको ऑल्टर कर पाना बहुत मुश्किल है. तो ट्रांसपेरेंट है वो सिस्टम, काफ़ी ज़्यादा ट्रांसपेरेंट भी है, रिलायबल भी है एंड सिक्योर भी है. ठीक है, दे फॉर्म ट्रांसपेरेंट एंड इम्यूटेबल रिकॉर्ड्स ऑफ ट्रांजेक्शन्स एंड कैन बी कोडेड टू प्रोवाइड रिलेवेंट डिटेल्स सच एज पॉइंट्स ऑफ ऑरिजिन भी पता चलेगा एंड डेस्टिनेशन भी पता चलेगा. तो अल्टीमेटली जो आपका क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स हो रही हैं उनका पूरा हिसाब रहेगा. द ब्रिक्स अग्रीमेंट ऑन सच अ पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर कुड फर्दर मैंडेट दैट पेमेंट्स बी लिंक टू नेशनल आइडेंटिटी नंबर्स और टैक्स डिपार्टमेंट. ठीक है, लीगल सिस्टम में भी आएगा. CBDT's पेमेंट वुड ऑल्सो हेल्प ईज सम ऑफ इंडियाज स्टिकियर इंटरनेशनल पेमेंट इश्यूज, जैसे कि पेमेंट्स टू रशिया एंड ईरान, जिसके ऊपर स्विफ्ट का जो सिस्टम है उस पर सेंशंस लगे हुए हैं. ठीक है, तो रशिया और ईरान के साथ जो हमारा ऑयल ट्रेड होना है ना, उसमें CBDCs विल बी ऑफ ह्यूज हेल्प. लेकिन इसमें क्या है, थोड़े से इश्यूज भी हैं, जैसे कि ब्रिक्स कंट्रीज़ ने अगर
है ना, जो डोनाल्ड ट्रंप का कहीं ना कहीं एक धमकी जो आजकल इतनी ज़्यादा चल रखी है, इन्होंने कहा है ब्रिक्स कंट्रीज अगर अपनी नेशनल करेंसीज को ज़्यादा यूज़ करेंगी क्रॉस बॉर्डर ट्रेड के लिए, ठीक है, तो ये 50% टैरिफ्स जो है उन सभी कंट्रीज पे और बढ़ा देंगे ब्रिक्स पे, ठीक है। तो ये एक इशू इसके साथ है, सिर्फ ये एक मैटर इसके रिगार्डिंग है ना। बाकी इसके बहुत सारे हमने क्या देख लिए ऊपर में, हमने बहुत सारे इसके एडवांटेजेस देख लिए, ठीक है। तो क्लियर हो गया ये, है ना, एडवांटेज समझ आ गई सीबीडीसी की, सीबीडीसी वर्सेस क्रिप्टो की, है ना, फिर आपका इंटरनेशनल फाइनेंस सेटलमेंट की, ऑल्टरनेटिव्स की, ठीक है, इंडिया की ट्रेड डिप्लोमेसी के रिगार्डिंग, रीजनल ब्लॉकिंग्स की इंपॉर्टेंस, रीजनल ब्लॉकिंग्स की इंपॉर्टेंस पे अगर एग्जामिनर कुछ पूछते तो आपके पास आसियान, ब्रिक्स, ईयू, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो जाएंगे, है ना। आगे देखो नेक्स्ट, एआई इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया में मेंटेन करना इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्यों है। देखो नवंबर में आपकी एआई गाइडलाइंस आई थी जिनमें 7 प्रिंसिपल्स वर देयर, ठीक है, 7 प्रिंसिपल्स पर देयर। कौन सी मिनिस्ट्री ने ये गाइडलाइंस इशू की थी और इन गाइडलाइंस में व्हाट वर दो 7 प्रिंसिपल्स, ये आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है, नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताना। काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपका था नवंबर में, ठीक है। कौन सी मिनिस्ट्री एंड व्हाट आर दो 7 प्रिंसिपल जिस पे एआई गाइडलाइंस बनी है ना। इंडियाज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट आपका जो एआई वाला ये आर्टिकल है एआई इंफ्रास्ट्रक्चर पर, ठीक है, इसमें जो इसके एडिटर हैं इनका मेन पॉइंट ये है कि एआई के रिगार्डिंग जो कंसर्न है वो 3 पैरामीटर्स पे ज़्यादा चल रखे हैं, है ना। फर्स्ट थिंग इज कॉम्पिटिटिवनेस, एआई कॉम्पिटिटिवनेस, दूसरा सोवरेनिटी, ठीक है, और फिर आपका तीसरा है इंक्लूजन, है ना। कॉम्पिटिटिवनेस के मैटर में इन्होंने कहा है कि एआई के रिगार्डिंग, सिंस आज की डेट में एआई इज नोन फॉर ऑटोमेशन, प्रोडक्टिविटी, टूल्स, चैटबॉट्स, इंक्रीज्ड एफिशिएंसी, है ना, लेकिन गवर्नमेंट का स्टिल ये एक कंसर्न है कि एआई शुड बी डेमोक्रेटाइज्ड, एआई के रिगार्डिंग जो एक्सेस है वो डेमोक्रेटाइज्ड होना चाहिए, है ना। इसमें इन्होंने मियरली एआई के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात नहीं की है, एआई के पास जो पावर है एआई को कंप्यूट करने के लिए, जो डेटा सेट्स होते हैं, जो एआई मॉडल्स होते हैं, है ना, यानी कि एक आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरा जो डेटा यूज़ किया जा रहा है और तीसरा आपके जो मॉडल्स फर्दर इनोवेट किए जाएंगे रिसर्च एंड डेवलपमेंट के थ्रू, है ना। ये तीनों ही पावर फिलहाल जो हैं वो कुछ ग्लोबल हैंड्स में कंसंट्रेटेड हैं, कुछ बड़ी बड़ी आपकी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जो ज़्यादा उन्हें यूज़ कर रही हैं, है ना। एंड ऑब्वियस सी बात है एआई को यूज़ करके दोज मल्टीनेशनल कंपनीज विल प्रोड्यूस बेटर, दे विल मेक बेटर प्रोडक्ट्स, देयर प्रोडक्ट्स विल बी मोर कॉम्पिटिटिव इन द मार्केट। तो जो आपके न्यू इमर्जिंग बिजनेसेस हैं, है ना, वो कैसे कॉम्पिटिटिव रहेंगे मार्केट में, है ना। और इसी चीज़ के बीच का जो डिवाइड है वो डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्रीज़ के बीच का भी है, सिंस मोस्ट ऑफ द जो आपकी बड़ी बड़ी एमएनसीज हैं दे बिलोंग टू द डेवलप्ड वर्ल्ड, ठीक है। तो कॉम्पिटिटिवनेस के रिगार्डिंग दिस कंसर्न इज देयर। दूसरा कम्स द सोवरेनिटी, है ना, एआई जो है वो प्रॉपरली रेगुलेटेड होनी चाहिए। एंड देन कम्स द इंक्लूजन पार्ट, इंक्लूजन इन द सेंस इट शुड बी अवेलेबल फॉर एवरीबडी हु गवर्न्स इट, ठीक है ना, एंड हु कंज्यूम्स इट, कंज्यूम कौन कौन कर रहा है, सब कंज्यूम कर पा रहे हैं या नहीं, है ना, हु इनोवेट्स इट, ठीक है। ये सारे सवाल इन्होंने यहाँ पे उठाए। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। आगे देखो अब इसी में इन्होंने कहा है कि एआई शुड बी अ पब्लिक गुड, है ना, एआई जो है वो एक पब्लिक गुड होना चाहिए आपका, ठीक है। पब्लिक गुड इन द सेंस द पेपर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक वाइट पेपर आया है जिसमें डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ एआई एक्सेस के बारे में बात की गई है। मेक्स अ कंपेलिंग केस फॉर ट्रीटिंग एआई इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ फॉर्म ऑफ डिजिटल पब्लिक यूटिलिटी। पहली बात तो पहला पॉइंट हमें क्या मिल गया, इट शुड बिकम अ डिजिटल पब्लिक यूटिलिटी, पब्लिक के यूज में आनी चाहिए, डिजिटल पब्लिक यूटिलिटी, है ना। जस्ट एज रोड्स इनेबल्स कॉमर्स एंड एआई इंफ्रास्ट्रक्चर इनेबल्स मॉडर्न इनोवेशन, गवर्नेंस एंड रिसर्च, ठीक है, एआई ये सब करता है तो पब्लिक के लिए ये करना चाहिए। दिस इंफ्रास्ट्रक्चर हैज इन 2 इंटरलिंक्ड लेयर्स, द फर्स्ट इज द फिजिकल data centers, GPUs, high performance computing clusters and energy systems, and the second is the digital assets,
ठीक है, तो एआई के दो कंपोनेंट इन्होंने बताए हैं। फर्स्ट वुड बी, ये है एआई का फाइनल मोरल जिसके रिगार्डिंग ये कह रहे हैं कि ये डिजिटल पब्लिक यूज में आनी चाहिए। फिर इन्होंने एआई के दो कंपोनेंट्स की बात की। फर्स्ट है आपका जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, सेकंड है आपका जो डेटा सेट्स प्रेजेंट है ना, यही दो चीज़ें हैं। ठीक है, तो इन्होंने कहा है कि फिलहाल इन दोनों की एक्सेसिबिलिटी, अवेलेबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी, जो 3 A's आपके होते हैं, उनमें अ स्टार्क इम्बैलेंसेस देयर। जैसे कि इंडिया में वाइल इट जनरेट्स नियरली 20% ऑफ ग्लोबल डेटा, इंडिया फिलहाल वर्ल्ड का 20% ग्लोबल डेटा जो है वो जनरेट कर रहा है, लेकिन हमारे पास में डेटा को स्ट्रक्चर करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए, यूज़ करने के लिए जो खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो जस्ट 3% ऑफ द डेटा के लिए अवेलेबल है। तो बाकी का 17% वो कैसे यूज़ हो रहा है? फिर वो आपका जो फॉरेन से हम इंफ्रास्ट्रक्चर इंपोर्ट कर रहे हैं एआई के रिगार्डिंग, जो भी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इंपोर्ट कर रहे हैं उसमें चल रहा है। ठीक है, दिस एसिमेट्री मीन्स इंडियन रिसर्चर्स, स्टार्टअप्स, पब्लिक इंस्टीट्यूशंस ऑफ्टन रिलाई ऑन फॉरेन कंप्यूट एंड प्लेटफॉर्म्स। फॉरेन प्लेटफॉर्म्स के पास में अब इससे काफ़ी टाइप के रिस्क्स जो हैं आपके सामने आते हैं। एक तो आपका डेटा जो है वो इंटरनेशनल प्लेयर्स के पास जा रहा है, आपका जो नेशनल सेंसिटिव डेटा है आपके सिटीजन्स का, इंडियन सिटीजन्स का, दैट इज गोइंग इन दी हैंड्स ऑफ द इंटरनेशनल प्लेयर्स। दैट इज़ द फर्स्ट थिंग, है ना। दूसरा ये है कि हम उनके ऊपर ओवर रिलाई कर रहे हैं। ओवर रिलायंस ही है जब 3% ही हमारे पास सिर्फ 3% के लायक की कैपेसिटी है। तो ये जो ओवर रिलायंस वाली प्रॉब्लम है हमारी, ये कहीं ना कहीं हमारी सिक्योरिटी एंड सोवरेनिटी को थ्रेटन करता है ना। ये 3 प्रिंसिपल्स जो आपको ऊपर मैंने बताए थे, इनमें से सोवरेनिटी वाज वन सच, देन इंक्लूजन वाज आल्सो देयर, देन कॉम्पिटिटिवनेस। ठीक है, तो याद रखनी है तीनों चीज़ें आपने। इंडिया में इसके रिगार्डिंग पॉलिसी इंटेंट भी रहा है, जैसे कि आपका नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन हो गया, इंडिया एआई मिशन हो गया, एरावत हो गया, है ना। फिर इंडिया अपने खुद के जीपीयू क्लस्टर्स बना रहा है, ठीक है ना। तो इस तरीके से इंडिया ने कुछ स्टेप्स लिए हैं, है ना। इंडिया में कुछ और भी हैं, जैसे कि एआई कोश आपका हो गया, भाषिनी आपका हो गया, टीजीडेक्स हो गया। दे डेमोन्स्ट्रेट हाउ शेयर्ड स्टैंडर्ड बेस्ड सिस्टम कैन डेमोक्रेटाइज एक्सेस टू मॉडल while ensuring interoperability and accountability। ठीक है, तो इन चीज़ों के रिगार्डिंग जो है ये आपके कुछ प्लेटफॉर्म्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये हमने ऑलरेडी, आपने भी एआई में पढ़ा होगा। बट इन्होंने एक और चीज़ यहाँ पे कही है, दूसरा पॉइंट इन्होंने डाला है कॉम्पिटिटिवनेस के रिगार्डिंग। सोवरेनिटी वाला तो हमें क्लियर हो गया है, यहाँ पे कॉम्पिटिटिवनेस के रिगार्डिंग इन्होंने कहा है कि जो एआई का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मोस्टली कुछ ही हैंड्स में कंसंट्रेटेड है। स्मॉल नंबर ऑफ फर्म्स कंट्रोल एडवांस चिप्स, लार्ज स्केल कंप्यूट, फ्रंटियर मॉडल्स। दिस कंसंट्रेशन क्रिएट्स हाई एंट्री बैरियर्स एंड एम्पलीफाइज मार्केट पावर। अब इंडिया के लिए जो रिस्क है वो सिर्फ इकोनॉमिक नहीं, स्ट्रैटेजिक भी है। Dependence on external AI infrastructure can constrain domestic innovation, weaken bargaining power and expose sensitive sectors to external vulnerabilities। अब आपकी AI का इंटीग्रेशन जब डिफेंस में होने लगेगा, वो भी बहुत हाई लेवल पर, तो फिर क्या इंडिया का डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर वल्नरेबल नहीं हो जाएगा? हो ही जाएगा, क्योंकि आप तो फॉरेन कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म्स पर डिपेंड करेंगे, है ना। आपकी डोमेस्टिक इनोवेशन वीकन होती है, डोमेस्टिक बार्गेनिंग पावर वीकन होती है ना। हमारे खुद के सेंसिटिव सेक्टर्स जो है वो वल्नरेबल हो जाते हैं। ठीक है, तो ये एक स्ट्रैटेजिक पॉइंट भी है कि ये सोवरेनिटी में ऊपर वाला पॉइंट जो था वो कॉम्पिटिटिवनेस में था। ठीक है, तो इसमें क्या कहा है कि अब इन्होंने यहाँ पे बताया है एक और चीज़, एआई का जो यूजेज है एज इंडिया एक्सपेंड्स, एआई की जो यूजेज है वो एनर्जी एफिशिएंसी, रिन्यूएबल में, इन चीज़ों में यूज़ होनी चाहिए। चीज़ें हम पहले भी पढ़ चुके हैं पहले के आर्टिकल्स में। इन्होंने यहाँ पे सीधा सॉल्यूशन देना यहाँ से कहा है शुरू कि द पेपर राइटली कॉल्स फॉर एनर्जी एफिशिएंट आर्किटेक्चर, एडवांस्ड कूलिंग सिस्टम इन अलाइनमेंट विद इंडियाज रिन्यूएबल पॉलिसी। ठीक है, अगेन वो एनर्जी पे ही बात कर रहा है ना। इन्होंने सॉल्यूशंस में सबसे फर्स्ट सॉल्यूशन दिया है कि एआई के रिगार्डिंग जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है फिजिकल वाला, वो अकेले स्टेट गवर्नमेंट की बस की बात नहीं है। पीपीपी मॉडल उसके लिए चाहिए, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जिसमें कि आपके रीजनल डेटा सेंटर्स बन पाएँ, जीपीयू क्लाउड्स बन पाएँ, एआई कैपेसिटी बन पाए। ठीक है, तो एक तो हो गया आपका यहाँ पे पीपीपी वाला, जहाँ पर कि फंडिंग और गवर्नमेंट के एंड से रेगुलेशन बोथ विल कन्वर्ज, है ना। फिर इंडिया में जो एआई का एडॉप्शन है उसको थोड़ा सा
इवन बनाने की ज़रूरत है, ये इन्होंने सेकेंड सॉल्यूशन दिया है। जैसे कि मैच्योर सेक्टर्स सच एज फाइनेंस, ई कॉमर्स एंड IT हैव मूव्ड फास्टर, लेकिन एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर, एजुकेशन और पब्लिक सर्विसेज में अभी भी AI उतनी अच्छे से इंटीग्रेट नहीं हुई है, तो वहाँ पर इंटीग्रेट करने की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, फिर अफोर्डेबल एक्सेस होना चाहिए, क्योंकि फार्मर्स को भी आपकी यूज़ करनी है, हेल्थ सर्विसेज में कुछ डॉक्टर्स को यूज़ करनी है, ठीक है, उसकी के साथ साथ आपका एजुकेशन सेक्टर में टीचर्स को यूज़ करनी है, तो ये अफोर्डेबल भी होनी चाहिए, है ना। और फिर वर्नाकुलर कंटेक्स्ट और रीजनल कंटेक्स्ट में हर एक चीज़ प्रोवाइड करे। ठीक है, ये काम AI कर भी रही है आपका, है ना। तो यहाँ पर दिस इज वेयर द इंडियाज डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर अप्रोच ऑफर्स अ ग्लोबल टेम्पलेट, shared infrastructure that enables innovation without privileging only the largest players। ठीक है, अब यहां से हम कुछ कीवर्ड्स निकालने की कोशिश करते हैं। नॉट इन कोड बट इन इंफ्रास्ट्रक्चर, द क्वेश्चन इज नो लॉन्गर वेदर इंडिया विल अडॉप्ट AI, the real question is whether AI in India will remain the privilege of few or become a shared capability that powers inclusive growth, resilient governance and digital sovereignty। ये आ गया आपका यहाँ से कंक्लूजन। ठीक है, इसको आपको निकाल के नोट डाउन कर लेना। क्लियर हो गई ये 2 आर्टिकल्स? काफ़ी स्पीड से हमने इन्हें कंप्लीट कर दिया विद इन 20 मिनट्स। ठीक है, 20 मिनट्स में आप अपने एंड से यूजुअली एक आर्टिकल कर पाते हैं, वीडियो के थ्रू हम 2 कर लेते हैं, है ना। इसको हम थोड़ा सा बाद में देखते हैं, पहले इस वाले को देख लेते हैं। दिस आर्टिकल इज बेस्ड ऑन जो रिसेंटली आपकी एक कॉन्फ्रेंस हुई है। दिस वाज द 28th कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पीकर्स एंड प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ द कॉमनवेल्थ एट संविधान सदन इन न्यू दिल्ली, है ना। और इसमें आपके प्राइम मिनिस्टर एंड आपके जो स्पीकर्स हैं उन्होंने इंडिया के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट अचीवमेंट्स मेंशन की। स्पेशली आपके प्राइम मिनिस्टर जी की स्पीच में सर्टन थिंग्स वर मेंशन कि एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, है ना कहीं बहुत सारे लोगों को, इवन द होल वर्ल्ड, खुद इंडिया को भी ऐसा लग रहा था कि इंडिया इज सच अ डाइवर्स नेशन। ठीक है, इंडिया जो है बहुत ही डाइवर्स नेशन है, और क्या ये डाइवर्स नेशन डेमोक्रेसी को एक्सेप्ट कर पाएगा, है ना, डेमोक्रेसी को एक्सेप्ट कर पाएगा और फिर डेमोक्रेसी के साथ सस्टेन कर पाएगा। एंड सेकंड क्वेश्चन ये था कि अगर डेमोक्रेसी को अडॉप्ट कर भी लिया तो क्या उसके साथ ये डेवलप हो पाएगा। दीज 2 क्वेश्चंस वर देयर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, है ना। अब ये मैं आपको इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि इससे पहले आपका डेमोक्रेसी में द डेवलपमेंट पेस रिमेन स्लो, इस तरीके से कुछ आपके आर्ग्यूमेंट्स, है ना, कुछ आपके एसेस आ चुके हैं ऑलरेडी, जिसमें डेमोक्रेसी और इंडिया के नॉर्मल गवर्नेंस के रिगार्डिंग कुछ चीज़ें डिबेटेबल रही हैं, तो वहाँ पर ये पॉइंट्स आपके काम आ जाएंगे। ठीक है, आपके प्राइम मिनिस्टर सर ने इस आर्टिकल में कहा है कि इंडिया, यहाँ पे इन्होंने कहा था मेन टॉपिक ऑफ दिस कॉन्फ्रेंस इज इफेक्टिव डिलीवरी ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। यू ऑल नो दैट व्हेन इंडिया गॉट इंडिपेंडेंट, उस टाइम पे दीज काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स वर देयर। ठीक है, एक और डाउट ये था कि इंडिया क्या डेवलप भी कर पाएगा, बट देन ही सेड, फिर यहाँ पे इन्होंने कुछ और ना बताई, आपके काम की चीज़ें नहीं है। AI के रिगार्डिंग कुछ बोला, AI के रिगार्डिंग मैं ऑलरेडी ऊपर पढ़ा चुकी हूँ, उसको छोड़ो। इन्होंने इंडिया के डेवलपमेंट जर्नी के रिगार्डिंग यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें बोली हैं, जैसे कि इंडिया का खुद का UPI सिस्टम नंबर 1, ऐसे अलग अलग पॉइंट्स बताए इन्होंने। नंबर 1, इंडिया का जो UPI सिस्टम है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट डिजिटल पेमेंट सिस्टम है, ये एक डेवलपमेंट का सिंबल है। सेकेंड वुड बी कि इंडिया ने जो वैक्सीन मैत्री करके दिखाई है ना, एट द टाइम ऑफ कोविड ऑलमोस्ट 150 कंट्रीज को इंडिया ने वैक्सीन एंड मेडिसिन सप्लाई की थी। थर्ड पॉइंट वॉज कि इंडिया जो है फिलहाल थर्ड वर्ल्ड की फार्मेसी है ना, इंडिया जो है फिलहाल आपकी थर्ड वर्ल्ड की फार्मेसी है। ठीक है, और इसी के साथ साथ इंडिया जो है वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर है ना। थर्ड लार्जेस्ट इकोसिस्टम इंडिया में एग्जिस्ट कर रहा है, स्टार्टअप इकोसिस्टम। ठीक है, और वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट एविएशन मार्केट हमारी है ना। वर्ल्ड का फोर्थ लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क एंड थर्ड लार्जेस्ट मेट्रो रेल नेटवर्क एग्जिस्ट करता है, और हम वर्ल्ड के लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर हैं, सेकेंड लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसर है। ठीक है, तो दिस इज समथिंग दैट शोज कि इंडिया हैज़ कम सो फार, इंडिया बहुत डेवलप हुआ तब से लेके अब तक, है ना। फिर इन्होंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स बोले हैं। Recalling COVID-19 pandemic when entire world was struggling, the PM sought to underscore the despite challenges,
विद इन इंडिया, इंडिया सप्लाइड 115 जो भी आपका हुआ था वो सब ठीक है यहाँ तक, है ना। तो इसमें इन्होंने मोस्टली इतना ही कहा है, ठीक है। कुछ कीवर्ड्स आपको जो इसमें से मिल जाएंगे वो ये हैं, टू एंश्योर दैट दिस डज नॉट एनकाउंटर एनी ऑब्स्टिकल फ्रॉम प्रोसेस टू टेक्नोलॉजी, एवरीथिंग हैज़ बिकम डेमोक्रेटाइज्ड। इंडिया में हर एक चीज़ जो है वो धीरे धीरे करके डेमोक्रेटाइज हो रही है। इंडिया ने हमेशा जनता जनार्दन को अपनी प्रायोरिटी रखा है, वो कितना इन रियलिटी रखा है वो अलग बात है। एंड दिस डेमोक्रेटिक स्पिरिट इज इन आवर वेन्स, आवर हार्ट एंड इन आवर ट्रेडिशन। ये वर्ड्स निकाल लिया करो एज इट इज़। ये वर्ड्स आपके ऐसे में जो हैं एक पैराग्राफ को दूसरे से कनेक्ट करने में, कीवर्ड्स को कंक्लूजन और इंट्रो में डालने में काम आ जाते हैं, है ना। ये इस टाइप की लाइंस जो है यहाँ से देख लिया करो, ठीक है। तो यही इन्होंने यहाँ पे फर्दर बताया। कुछ और चीज़ें इंडिया ने बताई हैं कि इंडिया जो है फिलहाल इट इज़ फेसिंग सर्टन जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस। पूरा ग्लोबल साउथ ही फेस कर रहा है। व्हेन द वर्ल्ड इज अंडरगोइंग अनप्रेसिडेंट ट्रांसफॉर्मेशन, इट इज़ ऑल्सो द मोमेंट फॉर ग्लोबल साउथ टू चार्ट न्यू पाथवेज, ठीक है। फिर से ग्लोबल साउथ आपका न्यूज़ में आ गया, है ना। तो ग्लोबल साउथ को जो है आपने रेडी रखना है। एग्जामिनर आपसे ऐसे पूछ सकता है, ग्लोबल साउथ ऐसे कनेक्ट करके पूछ देता है, ग्लोबल साउथ एंड इंडियाज प्लेस। इस तरीके से दो टॉपिक्स को कनेक्ट करके एग्जामिनर आपसे पूछ लेता है यूजुअली, है ना। तो ये छोटा सा आर्टिकल था, होपफुली आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलो अब आपका अगला आर्टिकल हम यहाँ पे देखते हैं, न्यूज़िफिकेशन। ये है इंडिया के प्रेस से रिलेटेड, ठीक है। इसमें आपके शशि थरूर सर ने, है ना, थरूर थिंक, इन्होंने कहा है कि इंडिया का अमिड केबल न्यूज़िफिकेशन जर्नलिज्म मस्ट रिक्लेम इट्स रोल एज चेक ऑन पावर। अब देखो ये हेडिंग एज इट इज़ यूज हो सकती है कि इंडिया में जब आप कंक्लूजन लिखोगे इंडिया की प्रेस के रिफॉर्म्स के रिगार्डिंग, उसमें यही लिखना कि देयर इज़ अ नीड टू शिफ्ट फ्रॉम केबल न्यूज़िफिकेशन, है ना, केबल न्यूज़िफिकेशन टू अ रिस्पॉन्सिबल एंड एथिकल जर्नलिज्म, ठीक है, या फिर अकाउंटेबल जर्नलिज्म, एज इट इज निकाल लिया करो यहाँ से ऐसे वर्ड्स। अब इस एक पर्टिकुलर आर्टिकल में आपके एडिटर ने कहा है कि देयर वॉज अ पर्सन जेम्स मुडॉक, है ना। इन्होंने कहा था कि आज की डेट में जो आपकी जो भी न्यूज़ होती है मीडिया में, है ना, वो किस चीज़ में कन्वर्ट हो जा रही है, द केबल न्यूज़िफिकेशन ऑफ एवरीथिंग। केबल न्यूज़ का मतलब होता है जो आपके पास टेलीविज़न पे न्यूज़ आती है ना, उसे कहते हैं केबल न्यूज़। फिर एक होता है आपका प्रिंट मीडिया। प्रिंट मीडिया यही है जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, और ये सबसे सेफ़ है। जो चीज़ रिटन फॉर्म में एक बार लिख गई ना, वो ऐसे ही नहीं छापी जा सकती कि उसमें जिसको जो लग रहा है, जैसे वर्ल्ड पोलराइज्ड है, जिसके जो ओपिनियन है उल्टा सीधा कुछ भी डाल दिया। प्रिंट वाला सबसे ज़्यादा क्रेडिबल होता है हमेशा ही, ठीक है। एक होता है आपका सोशल मीडिया जिस पर लोग कुछ भी लिखते हैं, है ना। तो अगर क्रेडिबिलिटी को ऑर्डर में बनाऊँ तो प्रिंट वाला सबसे ज़्यादा क्रेडिबल है, फिर आपका केबल न्यूज़ है, फिर आपका सोशल मीडिया है। इस हिसाब से चीज़ें आपकी चलती हैं। तो इन्होंने यहाँ पे कहा है कि जैसे जैसे चीज़ें केबल न्यूज़ के फॉर्म में जा रही हैं या फिर केबल न्यूज़िफिकेशन ऑफ एवरीथिंग, उन्होंने कहा है वैसे ही आपका जो वर्ल्ड है वो ज़्यादा पोलराइज होता जा रहा है। पोलराइज मतलब सभी के व्यूज़ जो हैं वो पोलराइज होते जा रहे हैं, है ना। और जो आपकी केबल न्यूज़ होती है ये मोस्टली कन्फ्लिक्ट, आउटरेज एंड स्पेक्टेकल, मतलब देखने लायक चीज़ पे ज़्यादा जाती है, काम की चीज़ों की बात जो है वो कम होती है। और ये केस पर्टिकुलरली इंडिया में ज़्यादा अप्लाई होता है। इसमें इन्होंने इंडिया के रिगार्डिंग कुछ बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स भी बताए हैं, है ना। आप चाहो तो इनके आर्टिकल को पूरा रीड करके न्यूज़पेपर में अपने एंड से अपनी इंग्लिश इंप्रूव कर सकते हो। कुछ बच्चे डाउट सेशन में पूछते हैं कि मैम हमें हमारे लैंग्वेज में फ़्लो कैसे बनाना है, कनेक्शन कैसे बनाना है, तो रीड दीज थिंग्स। वेयर टेलीविजन डिबेट्स हैव बिकम नाइटली ग्लेडिएटर्स कंटेस्ट, सोशल मीडिया एम्पलीफाइज देयर थ्रिलेस्ट इकोस। आप लोग बोलते हैं ना कि दूसरा पॉइंट कैसे कनेक्ट करें, तो एक पॉइंट इन्होंने कहा टेलीविजन में डिबेट हो रही है, उसी चीज़ को एम्पलीफाई किसने कर दिया, सोशल मीडिया ने। तो ये जो एम्पलीफाइज वर्ड है ना, इसने सोशल मीडिया वाले पॉइंट को फर्स्ट पॉइंट में ऐड ऑन किया है। एंड इवन द वन सोबर वर्ल्ड ऑफ प्रिंट जर्नलिज्म, अब जो आपका प्रिंट जर्नलिज्म का वर्ल्ड है, जो न्यूज़पेपर मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ये प्रिंट मीडिया है ना, ये भी धीरे धीरे करके उसके इन्फ्लुएंस में आ रहा है। इंडिया के केस में एग्जाम्पल देखा जाए तो इंडिया में जो ब्रेकिंग न्यूज़ का बैनर है, फर्स्ट पॉइंट, ठीक है,
ये फर्स्ट पॉइंट है आपका। ये जो ब्रेकिंग न्यूज़ का बैनर है ये किस लिए है? टीआरपी लेने के लिए, ज़्यादा व्यूज़ के लिए, है ना। न्यूज़ अगर आप देखें, आज तक खोल के बैठे, कोई भी न्यूज़ चैनल खोल के बैठ जाए, आपको शायद ही ऐसी कोई न्यूज़ मिलेगी जो आपके यूपीएससी के आंसर राइटिंग में आपको वहाँ हेल्प कर दे उधर से, तो क्योंकि काम की बातें होती ही नहीं है। इसीलिए तो हम लोग द हिंदू, द एक्सप्रेस के ऐसे एडिटोरियल्स पढ़ रहे हैं बैठ के। दूसरा, परफॉर्मेटिव एंगर ऑफ द एंकर्स क्लेमिंग द नेशन वांट्स टू नो, इंडिया वांट्स टू नो, इस टाइप की स्टेटमेंट्स एंटरटेनर्स ही बन चुके हैं ये। द रिडक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स इश्यूज इनटू शाउटिंग मैचेस, कॉम्प्लेक्स इश्यूज की जगह पर चीखा चिल्ली मचाना। ऑल ऑफ दिस हैज सीप्ड इनटू पॉलिटिक्स, बिजनेस एंड कल्चर। हर वैरायटी के न्यूज़ के साथ यही हो रहा है। न्यूज़ शोज जो आपके हैं वो फिलहाल आपकी स्पेक्टिकुलर आउटरीच और मोर डिविसिव कंटेंट को डालते हैं। जो डिविसिव कंटेंट इन द सेंस, मुस्लिम्स के अगेंस्ट कुछ डाला तो हिंदूज़ के ज़्यादा व्यूज़ आएंगे, हिंदूज़ के अगेंस्ट कुछ डाला मुस्लिम्स के व्यूज़ ज़्यादा आएंगे। इस तरीके से डिविसिव कंटेंट जो कि आपकी सोसाइटी को फर्दर पोलराइज करेगा, किसके लिए? सिर्फ व्यूज़ के लिए। इन इंडिया दिस मॉडल हैज़ बीन इम्प्रेस्ड विद गस्टो। आवर प्राइम टाइम डिबेट्स आर लेस सोक्रेटिक इंक्वायरी देन वर्बल रेसलिंग मैचेस। ये वर्ड्स आप ले सकते हो यहाँ से इनके एज इट इज़, है ना। हमारी जो न्यूज़ है वो अब सोक्रेटिक इंक्वायरी, सोक्रेटिक इंक्वायरी मतलब न्यूज़ का जो काम होता है आपका प्रेस का, कि गवर्नमेंट के वर्क को क्लियरली दिखाना, सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को क्लियरली लोगों तक पहुंचाना, अवेयरनेस जनरेट करना, कुछ कॉम्प्लेक्स एंड इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ पर बात करना, ठीक है। इन कामों को करने की जगह हमारी मीडिया क्या कर रही है? हमारी मीडिया कुछ ऐसे मैटर्स सामने लेके आ रही है जो कि एंटरटेनमेंट का काम ज़्यादा कर रहे हैं, है ना। तो रेसलिंग मैच ज़्यादा बन चुका है सोक्रेटिक इंक्वायरी की जगह। इन कीवर्ड्स को भी आप यूज़ कर सकते हो। वेयर डेसिबल लेवल्स मैटर मोर देन फैक्ट्स एंड एंकर्स रोल इज क्लोजर टू दैट ऑफ अ रिंग मास्टर देन अ मॉडरेटर। थर्ड पॉइंट आपका ये हो जाएगा कि आपकी न्यूज़ को जो है, न्यूज़ एंकर जो आपका होता है उसको एक मॉडरेटर का काम करना है। जनता में अगर किसी ने या किसी पॉलिटिशियन ने कोई ऐसी स्टेटमेंट दी है जो कि थोड़ी सी एक्सट्रीम गई है, तो न्यूज़ वालों का काम ये होता है कि उन्हें उसे मॉडरेट करके फिर बाकी के लोगों तक पहुंचाना है। ये लोग क्या करते हैं, उसमें और मिर्च मसाला लगा के लोगों तक पहुंचाते हैं, है ना। ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे आपने देखा था, ठीक है। अब देखो, इंडियाज टेलीविजन चैनल, न्यूज़ चैनल्स हैव परफेक्टेड देयर ओन फॉर्मूला फॉर दिस फिनोमिनन, है ना। Each evening, viewers are treated to debates in which 10 talking heads shout past each other while anchor interrupts to deliver his thunderous verdict, ठीक है। तो एक तो ये आपने भी देखा होगा कि 10 लोग जो है वो डिबेट करने बैठते हैं, है ना, और वो एक दूसरे पे बस चिल्लाने ही लग जाते हो, फिर एंकर जो है बीच में एक वर्डिक्ट देता है। नुआंसेस ड्रोन्ड आउट बाय नॉइस, कॉम्प्लेक्सिटी इज सैक्रिफाइस टू कन्फ्रंटेशन। The format rewards those who can deliver the sharpest soundbite, not the most thoughtful analysis. This is again very important कि मीडिया को thoughtful analysis देना चाहिए। Politicians, activists, even academics are drawn into this circus, है ना। Everybody is getting drawn into this kind of circus, even your Indian army, ठीक है। क्लियर हुई ये चीज़ यहाँ तक? एग्जाम्पल मिल गए आपको काफ़ी सारे। फिर आपका सोशल मीडिया के बारे में भी इन्होंने क्या कहा है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है इन चीज़ों को और भी ज़्यादा एम्पलीफाई कर देता है। स्लाइसिंग देम इनटू शेयरेबल क्लिप्स, जिसमें कि जो कि आपकी व्हाट्सएप पे फर्दर सेंड होती है, ट्विटर पे आपकी दुनिया भर की सेंड होती है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, किसी भी न्यूज़ को क्लिप्स में काट काट के मिस इन्फॉर्मेशन और फैला दी जाती है ना। टेलीविजन प्रोड्यूसेस आउटरीच, सोशल मीडिया मैग्नीफाइज इट, ठीक है। ऐसे अगेन कनेक्ट करना सीखो यहाँ से कि टेलीविजन की एक पॉइंट टेलीविजन का है, दूसरा सोशल मीडिया का है। सोशल मीडिया वाला टेलीविजन वाले को एम्पलीफाई कर रहा है। ये आपके कनेक्टिंग पॉइंट्स बनेंगे आपस में इस तरीके से। फर्दर फीडिंग द साइकिल, द स्टाइल ऑफ केबल न्यूज़ हैज़ बिकम द टेम्पलेट फॉर ऑल कम्युनिकेशन इन इंडिया। इट हैज़ बिकम द टेम्पलेट फॉर पॉलिटिक्स इटसेल्फ, ठीक है ना। चलो, एक और पॉइंट जो इन्होंने यहाँ पे कहा है वो ये है कि अब मीडिया जो है आपका वो फैक्ट चेकिंग नहीं कर रहा है जो कि उसको करना चाहिए। एडिटर्स नो दैट बाय द टाइम देयर मॉर्निंग पेपर रीचेस रीडर्स द पब्लिक हैज़ ऑलरेडी बीन एक्सपोज टू टेलीविजन वर्जन ऑफ इवेंट्स द प्रीवियस इवनिंग।
द टेम्पटेशन टू इको दैट नैरेटिव रेदर देन चैलेंजेस इज स्ट्रॉन्ग। प्रिंट मीडिया पे आपका क्या इन्फ्लुएंस आ रहा है कि एडिटर को भी पता है कि ऑलरेडी न्यूज़ चैनल के थ्रू बहुत सारी चीज़ें चिल्ला चिल्ला के जनता के कानों में चली गई हैं, तो उन्हें भी अब उसी मुद्दे पे उनसे फिर से बात करनी है इंस्टेड ऑफ चैलेंजिंग इट। बट स्टिल प्रिंट मीडिया जो है आपका वो बहुत अच्छा काम कर रहा है, तभी हम ये न्यूज़पेपर्स पढ़ के हमारे यूपीएससी के आंसर्स लिख पाते हैं। ठीक है, तो हो क्या रहा है, आपकी न्यूज़ जो है वो ज़्यादा सेंसेशनल बनाई जा रही है, उसको ज़्यादा पार्टीसन बनाया जाता है, पोलराइज। ठीक है, और इंस्टेड ऑफ गिविंग अ केयरफुल वेरिफिकेशन, है ना, आपका क्या हो रहा है इसमें, उल्टा उसको एम्पलीफाई किया जा रहा है और एक्सट्रीम बनाया जा रहा है। कंटेंट मॉडरेशन की जगह कंटेंट को और भी ज़्यादा एक्सट्रीम किया जा रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है अपने एंड से, है ना। तो यहाँ तक इन्होंने प्रिंट मीडिया की जो करंट सिचुएशन है उसके बारे में बताया। अब देखते हैं आगे ये कुछ सॉल्यूशंस बताते हैं या नहीं। लेट्स सी यहाँ पर, है ना, दिस इज अ प्रोफाउंड शिफ्ट। फॉर सम ईयर्स इंडियाज प्रिंट मीडिया प्राइडेड इटसेल्फ ऑन बीइंग एंटीडोट टू टेलीविजन। इसको छोड़ो, नीचे देखते हैं। व्हेन एवरीथिंग इज फ्रेम्ड एज अर्जेंट एंड एडवर्सरियल, ऑडियंसेस ग्रो साइनिकल एंड डिसएंगेज्ड. If print too succumbs to this framing, the public will be left with little refuge from cacophony. अब इसके consequences इन्होंने यहाँ पे बताए हैं, ये इंपॉर्टेंट है अगेन। पहला consequence, जर्नलिज्म से धीरे धीरे करके ट्रस्ट खत्म होगा। इरोजन ऑफ ट्रस्ट इन जर्नलिज्म, when every story is presented as crisis, when every headline screams for attention, रीडर्स बिगिन टू डाउट द क्रेडिबिलिटी ऑफ द मैसेज। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है। दूसरा, पोलराइजेशन जो है सोसाइटी में वो बढ़ेगी। आउटरेज ड्रिवन जर्नलिज्म जो आपका है, ठीक है, वो क्या करता है, वो पोलराइजेशन को सोसाइटी में एक दूसरे के अगेंस्ट जो एंटी एलिमेंट्स है उनको और डीपन करता है। थर्ड, डेमोक्रेसी जो है एंडिंग में सफ़र करेगी। थर्ड पॉइंट आपका, ठीक है, ये सारे पॉइंट्स निकाल लेने। अब पब्लिक फेड ऑन स्पेक्टिकल रेदर देन सब्सटेंस, ट्राइवैलिटी एंड टिटिलेशन रेदर देन इन्वेस्टिगेशन और इंट्रोस्पेक्शन कैन नॉट एंगेज मीनिंगफुली विद पॉलिसी। लोगों के पास जब प्रॉपर न्यूज़ पहुंचेगी नहीं, उन्हें एक्चुअल मुद्दा पता ही नहीं है, तो वो पॉलिसी मेकिंग, गवर्नेंस, सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे दिखाएंगे, हाउ दे विल एंगेज। तो डेमोक्रेसी विल बी कॉम्प्रोमाइज्ड। ये तीन आपने यहाँ से पॉइंट्स निकाल लेने हैं। ठीक है, इसको भी याद रखना। Mudrok warning resonates here. The constant churn of sensationalism undermines public trust in institutions too. सिर्फ मीडिया से ट्रस्ट खत्म नहीं होगा, पब्लिक इंस्टीट्यूशन से भी होगा, क्योंकि अल्टीमेटली मीडिया को रेगुलेट तो आपकी सरकार ही कर रही है। इन इंडिया वेयर इंस्टीट्यूशंस आर ऑलरेडी अंडर स्ट्रेन, द इरोजन ऑफ ट्रस्ट इज इन जर्नलिज्म इज पर्टिकुलरली डेंजरस। ठीक है, अब इन्होंने बोला है कि सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, है ना। इन्होंने कहा है कि जर्नलिज्म की जो कोर वैल्यूज हैं दे शुड बी रिक्लेम्ड, है ना। हमें ऐसे एंकर्स की ज़रूरत है जो कि कंटेंट मॉडरेटर हो रेदर देन अ हेक्टर, डिबेट्स दैट इल्यूमिनेट रेदर देन ऑब्फस्केट, एंड न्यूज़पेपर्स दैट रेजिस्ट द टेम्पटेशन ऑफ ईको लास्ट नाइट्स शाउटिंग मैच। तो इन्होंने क्या कहा है, पहली बात तो जर्नलिज्म का जो एक्चुअल प्रिंसिपल है, जो कोर वैल्यूज हैं, दे शुड बी रिक्लेम्ड। सेकेंड वॉज एंकर्स आपके मॉडरेटर की तरह काम करने चाहिए, है ना। फिर इन्होंने कहा है वी नीड एडिटर्स हु प्रायोरिटाइज वेरिफिकेशन ओवर वायरलिटी एंड रिपोर्टर्स हु परसू कंटेक्स्ट ओवर कन्फ्लिक्ट। ठीक है, कन्फ्लिक्ट जनरेट करने की जगह कंटेक्स्ट देखने वाले लोग चाहिए। एडिटर्स जो आपके हैं, है ना, उन्हें वेरीफाई करना चाहिए, न्यूज़ को चैलेंज करना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से न्यूज़ मीडिया शुड फंक्शन। दिस इज नॉट अ नॉस्टैल्जिक प्ली फॉर अ रिटर्न टू सम imagined golden age when we actually believed everything that Doordarshan had to tell us. It is recognition that journalism must adapt to today's frantic-paced world without losing its soul. The tools of modern communication, television, social media, digital platform are here to stay, but they must be harnessed to serve the public interest, not the outrage economy. है ना, पब्लिक इंटरेस्ट शुड बी सर्व्ड। फोर्थ पॉइंट, इंडिया का जो टेलीकास्ट है, इट मस्ट रेजिस्ट द नाइटली टेम्पटेशंस टू रिटर्न एवरी इशू इनटू शाउटिंग मैच एंड इंस्टेड इन्वेस्ट ऑन इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट, एक्सप्लेनेटरी जर्नलिज्म एंड थॉटफुल कमेंट्री। पॉइंट नंबर 5, थॉटफुल कमेंट्री।
है ना, एक्सप्लेनेटरी जर्नलिज्म एंड इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग, ये पॉइंट्स आपने निकाले हैं। आगे देखो, पब्लिक डिजर्व्स बेटर, आवर डेमोक्रेसी डिमांड्स, बिजनेस मॉडल मस्ट नॉट कॉर्नर ट्रस्ट एंड डिस्टोर्ट कोर्स। ठीक है, इतना ही इनका था। लास्ट में इन्होंने कहा है वी नीड अ प्रेस दैट इन्फॉर्म्स, एनलाइटन्स एंड एम्पावर्स, I2E, ऐसे याद रखना है इसको, नॉट शाउट्स और डिस्ट्रैक्ट्स, वी नीड इन शॉर्ट बेटर जर्नलिज्म। आपका जर्नलिज्म में जब आप या फिर प्रेस के रिगार्डिंग कोई भी टॉपिक आ जाता है, उसमें जब कंक्लूजन लिखोगे तो वर्ड्स लिख लेना कि वी नीड अ प्रेस जो कि इन्फॉर्म करे, है ना, एनलाइटन करे, ठीक है, और आपका एम्पावर करे सिटीजन्स को। ठीक है, ये 3 कीवर्ड्स आपने निकाल लेने हैं। क्लियर हो गया ये वाला आर्टिकल? ठीक है, चलो, है ना, ये तो हमने देख ही लिया था। ये है आपका रिफॉर्म्स रिलेटेड टू योर सब्सिडीज एंड आपका जो भी फ्रीबीज मार्केट में चल रखी है। ठीक है, चलो पहले इसको देख लेते हैं। देखो, इसको आई विल नॉट रीड टू मच, रीज़न बीइंग आप ऑलरेडी फ्रीबीज से रिगार्डिंग बहुत सारी चीज़ें आपकी पॉलिटी में पढ़ते हो। ठीक है, तो आपने वहाँ पे स्टैटिक पोर्शन में से रिलेटेड काफ़ी चीज़ों को देख लिया होगा, लेकिन ये जो सब्सिडी रैशनलाइजेशन की बात यहाँ पे की गई है, ये ना इन्होंने बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल सेंस में जाके की है। ठीक है, तो ये पूरा आर्टिकल आपके बहुत ज़्यादा काम नहीं आएगा, लेकिन कुछ एलिमेंट्स हम इसमें देख लेते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि इन्होंने इसमें एक पॉइंट काफ़ी इम्पॉर्टेंट बोला था, वो ये था कि गवर्नमेंट की जो सब्सिडीज़ हैं फर्टिलाइजर्स के ऊपर, इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर, है ना, इरिगेशन से रिलेटेड जिन फील्ड्स में या फिर जिन क्रॉप्स के लिए ये सब्सिडीज़ अवेलेबल हैं, इसी के साथ साथ आप चाहो तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस को भी इंक्लूड कर लो। या आपने एग्रीकल्चर में भी पढ़ा होगा कि जिन क्रॉप्स के लिए इलेक्ट्रिसिटी और फर्टिलाइजर्स जो हैं वो सब्सिडाइज्ड हैं, मोस्टली फार्मर्स जो हैं वो उन्हें ही ग्रो करते हैं। प्लस क्या है कि गवर्नमेंट के एंड से जो सपोर्ट है वो भी उन्हीं क्रॉप्स के लिए ज़्यादा देखने को मिलता है। तो व्हाट अबाउट अदर क्रॉप्स, जैसे कि इन्होंने यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि लास्ट ईयर से लेके अब तक आपका दिसंबर में अनियन के और पोटैटो के प्राइसेस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा डाउन हुए हैं। तो ऐसी सिचुएशन में फार्मर्स को जो है एक इमरजेंसी सपोर्ट देने की ज़रूरत है, लेकिन दैट सपोर्ट इज़ नॉट देयर। तो दिस इज़ समथिंग जहाँ पर कि गवर्नमेंट को अपने ये जो सेल्फ सफिशिएंसी वाले मिशन हैं, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि पल्सेस, मिशन ऑन पल्सेस, ऑयल सीड्स पे सेल्फ सफिशिएंसी वाले हैं, ठीक है, लेकिन ये कह रहे हैं कि पहले जो मार्केट की हमारी जो इंटरनल इश्यूज़ हैं, प्राइस फ्लक्चुएशंस जो आपकी हैं, सीजनल फ्लक्चुएशंस जो आपकी हैं, इनको मॉडरेट करने की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। ये इन्होंने यहाँ पे कहा है, इस पॉइंट को यहाँ से निकाल लेना, इमरजेंसी सपोर्ट वाले को। और ये MSP और सब्सिडीज़ का क्या डिस्टॉर्शन होता है ये आपने ऑलरेडी पढ़ ही रखा है पहले से। ठीक है, आपने पढ़ रखा होगा एग्रीकल्चर में, और नहीं पढ़ा है तो जो बच्चे खुद से प्रिपेयर करें वो कर लें, कोर्स में मैंने करवा दिया था। तो इसमें आपको इस पॉइंट को निकाल लेना है, फार्मर सुसाइड, फार्मर्स की इनकम और एग्रीकल्चर में ओवरऑल रिफॉर्म में इसको ऐड कर लेना। सेकेंड पॉइंट इज़ कि आपकी गवर्नमेंट का जो PDS सिस्टम चल रखा है ना, आपका जो PDS सिस्टम है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, या फिर मैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन भी ना को मैं सीधा कह देती हूँ, आपका जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट ऑफ 2013 है, उसके अकॉर्डिंग हमारी कंट्री की ऑलमोस्ट 53% ऑफ द पॉपुलेशन या 56% ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो फ्री राशन या फिर राशन एट अ वेरी सब्सिडाइज्ड कॉस्ट, जस्ट 1 रुपये kg, 2 रुपये kg पे इजीली अवेल कर रही है ना। अब वर्ल्ड बैंक की जो पॉवर्टी की डेफिनेशन है, अगर एक्सट्रीम पॉवर्टी का क्राइटेरिया भी इन्होंने यहाँ पर कहा है, अगर हम उसको लगा दें $3 पर कैपिटा पर डे, अगर उसको भी लगा दें तो भी इंडिया में जो एक्सट्रीम पॉवर्टी थी वो 2022 में नीति आयोग की रिपोर्ट ने ही खुद कहा था कि इंडिया में एक्सट्रीम पॉवर्टी जो है वो कितनी है, 5.3% पे आ चुकी है। तो ये जो फ्री फूड और फ्री राशन की फैसिलिटी है, ये तो 5.3% पॉपुलेशन के पास ही जानी चाहिए, 53% पॉपुलेशन के पास क्यों जा रही है? 10 गुना क्यों हो रहा है ये एग्जैक्टली, इंटू 10 क्यों जा रहा है ये सीधा? 53 to 56%, 10 टाइम्स से भी ज़्यादा है, 11% के अप्रॉक्स, 11 टाइम्स के अप्रॉक्स मान लो। तो ये क्यों हो रहा है हमारा, है ना। दूसरा इन्होंने कहा है कि अगर हम इसको थोड़ा सा बढ़ा भी दें, ठीक है, एक्सट्रीम पॉवर्टी की लाइन को भी अगर हम बढ़ा भी दें, मान लो कि हम इसे इन्होंने यहाँ पे क्या $4.2 पर कैपिटा पर डे कर दें, तो भी इंडिया की 24% ही पॉपुलेशन उसमें कवर अप होगी।
ठीक है, तो 24% को जाना चाहिए, लेकिन वो स्टिल 56% को क्यों जा रहा है? ओवरऑल इनका कहने का मतलब ये है कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन को फ्री में राशन बांटना इज नथिंग बट जस्ट फ्रीबीज। रेवड़ी कल्चर इसको कहते हैं, ठीक है, डोल यहाँ पे इन्होंने कहा। रेवड़ी किसके लिए? कंज्यूमर्स फॉर वोट्स। जो लोग पैडी ग्रो कर रहे हैं उन्हीं को पैडी डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, तो इसको कैसे रिफॉर्म किए जाएगा, है ना। इसका पहला रिफॉर्म इन्होंने ये बताया है कि थिंग्स शुड बी स्केल डाउन, 56% ऑफ द पॉपुलेशन से 40% ऑफ द पॉपुलेशन को ही दिया जाए, और उसके बाद 25% को, एंड फाइनली टू अबाउट जस्ट 15%। धीरे धीरे करके सरकार जो है इन चीज़ों को कम करे। If it does not have the political courage to do so, the government should at least embark on direct cash transfer to rice and wheat producers. अगर सरकार डायरेक्ट पॉलिटिकल करेज नहीं रखती है चीज़ों को कट डाउन करने का, क्योंकि वो इलेक्शंस में वोट हार जाएगी, तो एटलीस्ट डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के फॉर्म में दे दे, ताकि जो राशन सरकार लोगों में बांटती है मोस्ट ऑफ इट जो है वो वेस्टेड ही जाता है, लोग उतना कंज्यूम नहीं कर पाते। इसी की जगह पे इफ़ दे विल गेट डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर दैट इज कैश इन देयर हैंड्स, सो दैट कुड बी यूज्ड फॉर सम अदर पर्पस, बच्चों की एजुकेशन, हेल्थ और एनीथिंग, है ना, या फिर बेटर न्यूट्रिशन पे इन्वेस्ट कर ले, इन्होंने ये भी कहा है। फर्दर कन्वर्ट एटलीस्ट 20% ऑफ द एपीएस इनटू न्यूट्रिशनल हब। इसी पॉइंट पे मैं आ रही थी कि न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी पे फोकस करें। अगर गवर्नमेंट को डिस्ट्रीब्यूट ही करना है, ठीक है, तो क्या करें? एफपीएस इनटू न्यूट्रिशन हब विच हैव पल्सेस, ठीक है, और जो आपका ऑयल सीड्स, मिल्क, एग, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स विच आर मोर न्यूट्रिशियस देन जस्ट wheat and rice. Beneficiaries can be given coupons to buy more diversified food. कूपन दिया जाए, कूपन वाला सिस्टम ना शायद आपका ब्राजील में भी चलता है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन का। नाउ लेट अस टर्न टू द फर्टिलाइजर सब्सिडी सेक्शन। पहला तो इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर बात कर ली, कैसे रिफॉर्म करना है, 2 पॉइंट हमने देखे। सब्सिडी को फेजेस में कट डाउन करना है जो दी जा रही है, मतलब जो पॉपुलेशन का कवर है कि 56% ऑफ द पॉपुलेशन को राइस एंड व्हीट फ्री में डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, दैट थिंग शुड नॉट बी देयर, इट शुड बी फेस डाउन। पहले 56% से 40% पे आए सरकार, 40% से 25 से 15। फिर दूसरा, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी पे फोकस करे। अगर सरकार को सच में चीज़ें बांटनी ही हैं तो फ्रीबीज के फॉर्म में बांट रही है, तो फिर न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी इंश्योर करे। ये 2 पॉइंट्स हमें क्लियर हो गए, ठीक है। चलो आगे देखो, दूसरा इन्होंने कहा है फर्टिलाइजर सब्सिडी। इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट सब्सिडी, अबाउट 2 ट्रिलियन रुपीज इन द यूनियन बजट एंड बिगर देन द एंटायर बजट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। कितनी बड़ी बात है ये, है ना, जो सब्सिडी फर्टिलाइजर्स पे दी जा रही है, जो एंटायर बजट एलोकेट होता है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर को, उससे बड़ी है। द एक्सेसिव सब्सिडी फॉर यूरिया अमाउंट्स टू सब्सिडाइजिंग टॉक्सिन्स। ये हमने भी पढ़ा है कि अगर आपने एक्सेसिव सब्सिडी यूरिया पे दे दी तो यूरिया ही फार्मर्स ज़्यादा यूज़ करेंगे, क्योंकि वो सस्ता है। ज़्यादा यूरिया यूज़ होगा, वो कम एब्जॉर्ब होगा, मोस्ट ऑफ इट या तो वो एयर पोल्यूशन क्रिएट करेगा, या सॉइल सैलिनाइजेशन करेगा, या फिर उसकी लीचिंग हो जाएगी पानी के साथ, तो वो नीचे वाटर टेबल को गंदा करेगा। यूरिया इज नॉट बीइंग यूज्ड इन अ बैलेंस्ड मैनर। प्रोपोर्शन क्या आपका 4:2:1 का प्रोपोर्शन होना चाहिए एनपीके का। इंडिया में चल क्या रहा है एनपीके का प्रोपोर्शन? 64:3:1। मतलब मैं एक नंबर बता रही हूँ रैंडम, ये कितना बड़ा नंबर है बाकी दो के कंपैरिजन में। Excessive use of phosphatic, potassic fertilizers is contaminating groundwater, increasing greenhouse gases. A sizable part, कम से कम 25% also leaks away, लीक हो जाता है, दूसरे सेक्टर में चला जाता है ना। जैसे यूरिया में हमने देखा था, तो वो दूध बनाया जाता है उससे, आर्टिफिशियल मिल्क। द सॉल्यूशन इज डायरेक्ट कैश ट्रांसफर टू फार्मर्स एंड डी कंट्रोलिंग फर्टिलाइजर प्राइसेस। देखो डीबीटी के ऊपर ना अलग से भी आर्ग्यूमेंट पूछ सकता है एग्जामिनर आपसे। डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र या डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र जो आपका होता है कैश ट्रांसफ़र, इसके क्या प्रोज हैं और क्या कॉन्स हैं, तो थोड़ा रेडी करके रखना अपने दिमाग को इन चीज़ों के लिए। इफ द गवर्नमेंट कैन नॉट डू दैट इमीडिएटली, इट कैन एटलीस्ट ब्रिंग यूरिया अंडर न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी, गिव द सेम सब्सिडी एज ऑन डीएपी एंड एमओपी, है ना। ये 2 आपके और फर्टिलाइजर्स हैं जो कि ज़्यादा न्यूट्रिशनल एनरिचमेंट करते हैं एज अ फर्टिलाइजर,
सॉइल के लिए एंड प्लांट्स के लिए, तो उस पर भी दे दे, उस पर दे देगी तो ऑटोमेटिकली यूरिया का ओवर यूज जो है वो कम हो जाएगा, है ना। ऑल्सो शिफ्ट द फर्टिलाइजर सब्सिडी फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर टू मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर विच डील्स विद फार्मर्स डायरेक्टली, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर्स आपका किसी और मिनिस्ट्री के अंडर आता है। इफ ये कमेंट सेक्शन में बताना कि कौन सी मिनिस्ट्री है वो, है ना। इफ बोथ फूड एंड फर्टिलाइजर सब्सिडीज कैन बी मर्ज्ड विद ऑगमेंटेड पीएम किसान स्कीम, द मोदी गवर्नमेंट इज रियली इन अ रिफॉर्म एक्सप्रेस मोड, ठीक है। हालांकि इन्होंने यहाँ पे कहा अलग से मोदी गवर्नमेंट का नाम लिया है, आपको अपने ऐसे में मोदी गवर्नमेंट वर्ड यूज नहीं करना है ना, पोलराइज हम नहीं होंगे, ठीक है। तो क्या करना है, फूड एंड फर्टिलाइजर सब्सिडीज को पीएम किसान स्कीम के साथ, गवर्नमेंट की जो वेलफेयर स्कीम है उनके साथ इंटीग्रेट किया जाए। इससे क्या होता है, आपका जो फ्रीबीज की डिबेट होती है ना, वेलफेयर वर्सेस पॉपुलिज्म, ठीक है, तो इसको वर्सेस करने की जगह प्रॉपरली बैलेंस किया जाए, दैट शुड बी द फोकस। क्लियर हो गया ये वाला आर्टिकल भी, ठीक है। अब ये आपका एक आर्टिकल है जिसमें कि एक तो चाइल्ड ट्रैफिकिंग के रिगार्डिंग है, हालांकि जितना मुझे पता है ये आपने अपने स्टैटिक पोर्शन में पढ़ा हुआ होना चाहिए, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, उसमें चाइल्ड ट्रैफिकिंग रिलेटेड देखते हैं, चलो हमें कुछ अच्छा डेटा मिलता है तो हम वो देख लेते हैं उसको, है ना, यहाँ पे। फिर आपका एक और आर्टिकल है, ये है क्राइसिस इन हायर एजुकेशन। इसमें एक जो सबसे फर्स्ट काम की चीज़ है दैट इज़ योर एनसीआरबी की रिपोर्ट जो इन्होंने यहाँ पे कोट किया। मैं इसको फर्दर जूम कर देती हूँ। देखो एनसीआरबी की रिपोर्ट में इन्होंने बोला है कि ऑलमोस्ट 2022 में आपके 18 साल से नीचे 3000 बच्चे जो हैं दे वर रेस्क्यूड चाइल्ड ट्रैफिकिंग से, ठीक है। चाइल्ड ट्रैफिकिंग में आपका अल्टीमेट टारगेट क्या हो सकता है, चाइल्ड लेबर, ट्रैफिकिंग, किडनैपिंग, बेगरशिप में इन्वॉल्व करवा देना बच्चों को, ठीक है, ये सारी चीज़ें। और 2024 से 2025 के बीच में ऑलमोस्ट 53,000 चिल्ड्रन वर रेस्क्यूड। तो ये डेटा आपको थोड़ा सा याद रखना है, लेकिन इसमें एक चैलेंज हमारे सामने ये है कि जो कन्विक्शन रेट है दैट इज जस्ट 4.8%, ये बहुत डाउन है। कन्विक्शन रेट अगर इतना कम होगा तो जो आपके ऑफेंडर्स हैं वो तो फिर सरकार से और कानून से डरेंगे ही नहीं, है ना। और इसमें बहुत सारे पॉलिटिकल नक्सस भी देखने को मिलते हैं बच्चों के रिगार्डिंग, ठीक है, तो वो चीज़ें भी आपने याद रखनी है। अब इन्होंने यहाँ पे क्या किया, इन्होंने एक यहाँ पर पैलेर्मो प्रोटोकॉल के बारे में बताया, ये प्रोटोकॉल भी आपने याद रखना है इफ़ पॉसिबल, ठीक है। ये किसके रिगार्डिंग है, ये अगेंस्ट, दिस इज टू प्रिवेंट, सप्रेस एंड पनिश ट्रैफिकिंग इन पर्सन स्पेशली वुमेन एंड चिल्ड्रन 2000 का। ये आपकी डेफिनेशन देता है चाइल्ड ट्रैफिकिंग की। चाइल्ड ट्रैफिकिंग की ये डेफिनेशन इन्होंने दी है ना। फिर इंडिया में जो आपकी भारतीय न्याय संहिता है BNS 2023, ये भी चाइल्ड ट्रैफिकिंग की एक बहुत बड़ी डेफिनेशन देती है। और इसमें इन्होंने कहा है कि एक्सप्लॉयटेशन जो वर्ड है ये अपने आप में बहुत ही ब्रॉड वर्ड है, इसमें सेक्सुअल एंड फिजिकल एक्सप्लॉयटेशन दोनों ही कवर्ड अप है। इट ऑल्सो इंक्लूड स्लेवरी, सर्विट्यूड एंड फोर्स्ड रिमूवल ऑफ ऑर्गन्स, सब कुछ इसमें है, ठीक है। फिर इन्होंने चाइल्ड राइट्स की बात यहाँ पे की है, ये भी आपने कॉन्स्टिट्यूशन में, या चाइल्ड लेबर का टॉपिक अभी अभी जैसे हमने कोर्स में पढ़ाया था बच्चों को, तो उधर चाइल्ड से रिलेटेड चाइल्ड के राइट्स हमने पढ़े थे, और कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस भी हमने देखा था। आर्टिकल 23, 24 गिव्स प्रोटेक्शन फ्रॉम ह्यूमन ट्रैफिकिंग, बेगिंग, फोर्स्ड लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट इन हजार्डस इंडस्ट्रीज से, ठीक है। और सिर्फ इतना ही नहीं कि बच्चे रेस्क्यू कर लिए, उनकी एजुकेशन, प्रॉपर ब्रिंगिंग अप, अर्ली चाइल्डहुड केयर के बारे में भी मैंने अभी आपको इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ाया था, है ना। तो ये सारे ऑब्लिगेशंस भी हैं, ठीक है। BNS के अंडर जो है वो सेलिंग एंड बाइंग ऑफ माइनर्स, इस प्रॉब्लम के रिगार्डिंग भी प्रोविजंस हैं। ओवरऑल थिंग इज के लॉ एंड ऑर्डर जो हमारा है दैट इज समवॉट रेडी, ठीक है, इन प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए, है ना। तो अब यहाँ पे क्या है, ऑन द अदर हैंड प्रिवेंशन ऑफ ट्रैफिकिंग फॉर सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन इज प्रोवाइडेड इन इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956 एक्ट भी है। इसी के साथ साथ हमारा BNS तो है ही, फिर आपका पॉक्सो भी है। पॉक्सो के रिगार्डिंग भी रिसेंटली चीज़ें न्यूज़ में थी। तो फ्रेमवर्क हमारे पास में प्रॉपरली है। एक केस है, इस केस को ज़रूर याद रखना, ये आपका बचपन बचाओ आंदोलन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस था 2011 का,
जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो वो डायरेक्शंस इशू किए थे। कोर्ट केस भी याद रखना। इन्होंने कहा है कि इसके रिगार्डिंग वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए। वे फॉरवर्ड इन्होंने कहा है कि सोशियो इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटीज जो हैं विक्टिम्स की, है ना, वो सबसे ज़्यादा कंसिडर की जानी चाहिए, स्पेशली द वंस हु बिलोंग टू marginalized community. Society is still unable to protect children from being criminals or victims of crimes. Factors such as poverty, unemployment, migration, disasters, breakdown of family, these things they push children into vulnerabilities which strengthen the trafficking chain. ठीक है, ये पॉइंट आपको रीड करके क्लियर हो गया होगा। पहला एक तो ये पॉइंट है इसमें। इन रिसेंट ईयर्स द स्प्रेड ऑफ सोशल मीडिया एंड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैज कंट्रीब्यूटेड टू सच ऑफेंसेस। ये वैल्यू एडिशन में ज़रूर याद रखना कि ये जितनी भी आपकी ट्रैफिकिंग की, क्रिमिनल की, ह्यूमन ट्रैफिकिंग चेन्स हो गई, क्रिमिनल नक्सेस हो गए, ये सारी चीज़ें ऑपरेट हो रही हैं आपकी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ रिक्रूटमेंट इन द नेम ऑफ जॉब्स और अपॉर्चुनिटीज़ फॉर मॉडलिंग, है ना। एज इट इज़ ये चीज़ याद कर लेनी है और ऐसे में मेंशन करनी है। The government must first ensure that social, economic and political rights of children as well as protected with the help of institutions built for the purpose. और दूसरा, it must come down heavily on traffickers and ensure that the conviction rate improves. एक तरफ बच्चों पर फोकस और दूसरा तरफ जो ट्रैफिकिंग करवा रहे हैं, जो आपके क्रिमिनल्स हैं, उनका कन्विक्शन रेट जो है उसको बढ़ाना होगा, ठीक है, ताकि इन लोगों को और बढ़ावा ना मिले, सोसाइटी के सामने भी एक एग्जाम्पल सेट हो, है ना, पब्लिक का भी जो ट्रस्ट है, जो फेथ है, वो फिर से सिस्टम में आए, ठीक है ना। अब कल को अगर आपसे एग्जामिनर कुछ ऐसा पूछ ले कि इरोजन ऑफ ट्रस्ट इन जुडिशियरी या एडमिनिस्ट्रेशन, तो वहां पे पॉइंट्स ऐसी जगह से उठाने होते हैं आपको कि द कन्विक्शन रेट इज हाई, इन्वेस्टिगेशन इज वेरी स्लो, है ना, पेंडेंसी ऑफ केसेस इज देयर, ऐसी चीज़ों को फिर निकाल के लिखना होता है आपने। नेक्स्ट आर्टिकल है आपका क्राइसिस इन एजुकेशन स्पेशली इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स नीड अ सिस्टमिक रिफॉर्म्स, ठीक है। रिसेंटली आपका नोएडा में जो गलगोटिया इंस्टीट्यूट है ना, आई थिंक यही इंस्टीट्यूट था जिसमें कि आपका एक बच्चे का सुसाइड का केस पाया गया था, शायद यही इंस्टीट्यूट था, कंफर्म अगर मुझे याद है तो, है ना। तो इसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्टिव जो है वो आना शुरू हुआ। सुप्रीम कोर्ट इन्वोक्ड आर्टिकल 142। इट इन्वोक्ड आर्टिकल 142 किस लिए? टू डू कंप्लीट जस्टिस। कंप्लीट जस्टिस डॉक्ट्रिन जो आपकी सुप्रीम कोर्ट की है ना, ये उसके रिगार्डिंग है आपका, ठीक है ना। तो इस आर्टिकल में आपके एडिटर ने क्लियरली कहा है कि यूनिवर्सिटीज़ को खुद को रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। जैसे कि इन्होंने यहाँ पर यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास का केस लिया है। यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास के केस के अकॉर्डिंग जो आपके रिपोर्ट्स मिले हैं वो कहते हैं कि देयर आर ऑलमोस्ट 50% वैकेंसीज, ठीक है। 50% वैकेंसीज किस में? फैकल्टी की पोजीशन में, है ना। ओवरऑल इस आर्टिकल में होलिस्टिक जो रिफॉर्म होना चाहिए हायर एजुकेशन पे, उस पर बात की गई है कि फैकल्टी के टर्म्स में 50% जो है आपकी वैकेंसी है, यानी कि फैकल्टी जो है वो प्रॉपरली हायर ही नहीं हुई है, खाली पड़ी हुई है यूनिवर्सिटीज़, ठीक है। फिर इन्होंने यहाँ पे कहा है अ स्टेट विच लीड्स द नेशन इन एनरोलमेंट इन हायर एजुकेशन विद अ स्टेरल रिकॉर्ड इन वुमेन्स एजुकेशन विद सच अ स्टोरेड लीगेसी द यूनिवर्सिटी वॉज नोन फॉर क्वालिटी रिसर्च बिसाइड्स अवॉर्डिंग डिग्रीज। अब क्या हो रहा है इस यूनिवर्सिटी में आपका, मतलब मद्रास यूनिवर्सिटी जस्ट एक एग्जाम्पल है, हालत इससे भी ज़्यादा खराब है बाकी की यूनिवर्सिटीज़ में। फर्स्ट इज नो न्यू फैकल्टी अपॉइंटमेंट हैव बीन मेड एंड टीचिंग स्ट्रेंथ इज हाफ ऑफ द सैंक्शनड स्ट्रेंथ। दिस इज द फर्स्ट थिंग। जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है उसका ऑलमोस्ट हाफ है ना। फिर यूनिवर्सिटी का जो रिसर्च कंपोनेंट है वो जस्ट फंक्शनल है, बस चल रहा है, ठीक है। ये यूनिवर्सिटी कहती है कि इनकी जो एडवांस रिसर्च है फिलॉसफी, बॉटनी और मैथमेटिक्स में वो बहुत अच्छी है, लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो वहाँ भी सिचुएशन बहुत ज़्यादा डाउन जा चुकी है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में सिचुएशन इम्प्रूव होनी चाहिए, हायर एजुकेशन में ज़्यादा फैकल्टी की हायरिंग होनी चाहिए, यहाँ उल्टा हो रहा है, ठीक है। टुडे द ह्यूमैनिटीज, साइंस बेस्ड एंड सोशल साइंस
research focused on Tamil Nadu and the government can leverage from its public universities has been given a short shrift, almost short बंद सा है। फिर आता है आपका वाइस चांसलर की अपॉइंटमेंट के रिगार्डिंग। अब वाइस चांसलर की जो अपॉइंटमेंट है वो खुद स्टैग्नेट हो रखी है, क्यों? क्योंकि गवर्नर वाला इशू है। अब जब तक गवर्नर वाला जो मैटर है वो रिजॉल्व नहीं होगा तब तक आपका जो वाइस चांसलर की अपॉइंटमेंट की बात होती है, उसके बाद जो फैकल्टी की अपॉइंटमेंट की बात होती है, वो पूरा फिगर आउट नहीं होगा, है ना। अब इसके रिगार्डिंग यूनिवर्सिटीज़ क्या कर रही हैं, जो यूजीसी की गाइडलाइन है इन्हें प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करने की रिक्वायरमेंट है, लेकिन इसमें भी करीब करीब 6 महीने लगेंगे इसकी इम्प्लीमेंटेशन में। दूसरा क्या है, एक मतलब ये 3 हर्डल्स तो हमने ऊपर पढ़ ही लिए, है ना। वाइस चांसलर वाला पढ़ लिया, फैकल्टी की हायरिंग नहीं है, रिसर्च कंपोनेंट जो बहुत ही ज़्यादा डाउन रहा रखा है। फोर्थ प्रॉब्लम इज क्वालिटी फैकल्टी ढूंढना इज़ वेरी डिफिकल्ट। क्यों? क्योंकि अब आपका हायर एजुकेशन का जो लैंडस्केप है इट इज़ चेंजिंग। अब एआई, मशीन लर्निंग, ऐसी कुछ नई चीज़ों पर क्वालिफाइड फैकल्टी ढूंढना इज़ डिफ़िकल्ट। फिर आता है आपका करप्शन और पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, जो कि हायर एजुकेशन में बहुत ज़्यादा चलती है, उसको भी डील करना। Although the 4-month scheme prescribed by the court might seem daunting, the order is a call to action to fulfill the basic requirement of a robust public higher education system before goals such as Viksit Bharat can be seriously aspired for. ठीक है, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है ना, 4 मंथ का टाइम दिया है बाकी की यूनिवर्सिटीज़ को भी। फिलहाल तो यहाँ मद्रास यूनिवर्सिटी का एग्जाम्पल यहाँ पे एडिटर ने लेके आपको सब कुछ बताया हुआ है, बट मैं इन जनरल बता रही हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के एंड से भी अब ये एक्सटेंटिव आपकी एक्सटेंडेड लेजिस्लेशन टाइप का कुछ हो गया, है ना। जो गाइडलाइंस सरकार को इशू करने चाहिए थे उन्हें कोर्ट इशू कर रहा है ना। तो दिस सीम्स डॉन्टिंग, ठीक है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। इसी के साथ साथ आपके आज के जितने भी एडिटोरियल्स थे, एक और चीज़ ये देख लो, ये छोटा सा एकदम ये पैक्स सिलिका, ठीक है, ये क्या है, ये आपका पैक्स सिलिका सबमिट हुआ है, इसको जान लो बस। ये पैक्स सिलिका सबमिट आपका हुआ है टू सिक्योर द सप्लाई चेन ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स एंड बिल्ड एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग एंड लॉजिस्टिक कैपेबिलिटीज क्रिटिकल फॉर न्यू फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज, सेमीकंडक्टर, एआई डेवलपमेंट के लिए जो क्रिटिकल मिनरल्स, रेयर अर्थ एलिमेंट्स आपके चाहिए होते हैं, उसके लिए पैक्स सिलिका सबमिट हुआ है। कहाँ पर? यूएस में, ठीक है ना। अब पैक्स सिलिका जो है ये रिस्पॉन्स है आपका न्यू जियोपॉलिटिकल रियलिटीज़ के लिए। जैसे कि आज की डेट में अगर आपका कोई मेजर सप्लायर है क्रिटिकल मिनरल्स का, प्रिंसिपल सप्लायर रेयर अर्थ का, कौन है? चाइना, है ना। सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी, सप्लाई की कैपेबिलिटी किसकी है? चाइना की। भले ही जो आपके रिजर्व्स हैं वो बाकी कंट्रीज़ के पास हों, ठीक है। एंड एक्वायर्ड द कैपेबिलिटी टू शेप द ग्लोबल लैंडस्केप फ्लो ऑफ दीज रिसोर्सेज विच विल डिसाइड द फ्यूचर, क्योंकि फ्यूचर आपका एआई और सेमीकंडक्टर पे ही डिपेंडेंट है, चाहे वो आपकी ग्रीन टेक्नोलॉजी हो, एआई रिलेटेड हो, कुछ भी हो, ठीक है। फिर आता है आपका एज ए डेवलपिंग कंट्री, इंडिया जो है वो रिलेटिवली बहुत यंग है सेमीकंडक्टर और एआई इकोसिस्टम में, तो इसको कैसे इंप्रूव करने की जरूरत है, ये आज के ही सबसे फर्स्ट आर्टिकल में हमने पढ़ा था, ठीक है। बस ये पैक्स सिलिका वाला और ये पैक्स सिलिका सबमिट जो है इसको याद रखना। रिलेशन कहाँ पे है? रेयर अर्थ मेटल एंड क्रिटिकल मिनरल्स के साथ, ठीक है। क्रिटिकल मिनरल और रेयर अर्थ्स की क्या इंपॉर्टेंस है ये आपको पता है पहले से, मतलब आपने पढ़ाई होगा स्टैटिक पोर्शन में, ठीक है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, इतना ही था, है ना। अब नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। इन लेक्चर्स को अगर भूल जाते हो तो दोबारा देख के 2x की स्पीड पर रिवाइज भी कर लिया करो। थैंक यू सो मच।